नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। ये सीरीज ऑफ वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के हर एक टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो का मतलब है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ह्यूमरल डिफेंस का पार्ट है और वो इनेट इम्यूनिटी की ह्यूमरल डिफेंस में आता है। नॉर्मली जब हम ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। मगर इनेट पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, जो इनेट मतलब शरीर के अंदर इनबिल्ट जो इम्यूनिटी है, जो कि कोई भी पैथोजन आने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इनेट इम्यूनिटी के उसके अंदर में भी एक ह्यूमरल पार्ट होता है और उस पार्ट को प्ले करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये बॉडी में हर वक्त एक्टिव है, पाए जाते हैं और ये सिस्टम कुछ प्रोटीन से बना हुआ होता है। तकरीबन 20 से नियर अबाउट 20-20 प्रोटीन्स वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बिल्ड करता है, जिसको हम सी प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो जो सी प्रोटीन्स है, ये अलग अलग प्रकार का ये सी प्रोटीन्स मिलकर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तैयार होता है बॉडी के अंदर। और वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या कर सकता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस, मतलब जो एंटीबॉडीज बॉडी में होगा बाद में, जो एडेप्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उस एंटीबॉडी को यूज करके बैक्टीरिया को मार सकता है, ऑप्सोनाइजेशन कॉज कर सकता है, मतलब बैक्टीरिया को फैगोसिटिक सेल अच्छी तरीके से इनगाल्व कर ले, खा ले, इसको ट्रिगर कर सकता है और खुद बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन उसमें छेद कर सकता है, जिसके जरिए बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होता है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हर वक्त बॉडी में एक्टिव है। अभी इसी वक्त मेरे बॉडी में एक्टिव है, आपके बॉडी में एक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम। तो हमारी बॉडी के ब्लड का जो सीरम है उसके अंदर ये 20 टाइप्स का प्रोटीन मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर हीट लेबाइल है, मतलब इसको अगर हम हीट करें 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट तक तो ये प्रोटीन्स जो है इनएक्टिव हो जाता है। एबल टू ऑगमेंट द इफेक्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, क्या 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 फंक्शन है। लाइसिस ऑफ द सेल, मैंने जैसे आपको बताया कि बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, ये मार सकता है लाइसिस करके। बैक्टीरिया की शरीर के अंदर छेद कर देगा, वहां से कंपोनेंट्स जो है आयंस वगैरह बाहर आ जाएगा, तो ऑस्मोटिक इंबैलेंस होगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, कोई ट्यूमर सेल हो उसको भी कॉम्प्लीमेंट मार सकता है। सेकेंड होता है जनरेशन ऑफ इंफ्लेमेशन। सो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स होते हैं, मान लो C3 हो गया, C5 हो गया, इसको अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है, जैसे कि C3A हो गया, C3B हो गया, C5A हो गया, C5B हो गया, C2A हो गया, C2B हो गया, ऐसे अलग अलग। तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स होता है जो एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट है, मतलब वो एक ऐसा केमिकल फैक्टर है जो बॉडी के अंदर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो जो हाइपर सेंसिटिविटी का वीडियो है वो वीडियो डिटेल में देखें, उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली ये एनाफाइलैक्टिक जो कंपोनेंट्स है ये बॉडी के अंदर दो तरीके का रिस्पांस को क्रिएट करता है। एक तो है वेजोडायलेटेशन, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है, उसका जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर देता है। और सेकेंड थिंग एयरवे कंस्ट्रिक्शन भी होता है, मतलब सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम, सांस फूलने लगता है। ये एक बात होता है एलर्जेटिक रिएक्शन की, जो कि एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट्स क्रिएट करता है। तो ये होता है सेकेंड थिंग। थर्ड इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है एनहेंसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस, मतलब जो फैगोसिटिक सेल है शरीर के अंदर, जैसे कि मैक्रोफाज हो गया, डेंड्रिटिक सेल हो गया, या फिर आप पकड़ लो न्यूट्रोफिल्स हो गए, फैगोसिटिक सेल्स पर्टिकुलरली मैक्रोफाज, और ये इनगाल्व कर सकता है कोई एंटीजन को, राइट। तो जब इनगाल्व करेगा तो ये इनगाल्वमेंट का जो प्रोसेस है ये इंक्रीज हो जाता है, एनहेंस हो जाता है, तो इसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें यहां पर होता है। अब देखो कि नॉर्मली मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है ये इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इसको डिस्ट्रॉय, मतलब क्लीव करना है, डिस्ट्रॉय नहीं तोड़ना है, क्लीव करना है। जैसे कि C4 एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। अब इस C4 प्रोटीन को पहले तो हमें इसको हम प्रोएंजाइम्स बोलते हैं, मतलब प्रोएंजाइम्स पहले से तो एक्टिवेट नहीं होता है, मगर C4 को जब हम ब्रेक करेंगे C4A और C4B में तब जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा। C4 अकेला कुछ नहीं करता, मगर जब C4A होगा ये स्मॉलर फ्रैगमेंट है जो डिफ्यूज कर जाएगा और एक एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करेगा, जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस को ट्रिगर करेगा। वहीं पे C4B जो है ये लार्जर फ्रैगमेंट है जो खुद को सेल मेम्ब्रेन में अटैच कर देगा और फिर ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे में खुद को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ऐसे ही हर एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, मान लो ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, ये हर वक्त एक प्रोएंजाइम ब्रेक होने के बाद C2 है, C2B, C3 है, C3B, C5 है, C3 C5B, ऐसे हिस्से में बांट जाएगा। और उसके बाद
एक हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है, जनरली वो बी वाला हिस्सा ही होता है, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, फ्रेगमेंट मेम्ब्रेन के साथ माइक्रोब मतलब माइक्रोब की सरफेस का जो मेम्ब्रेन है वहां पर खुद को अटैच कर लेगा, बड़ा सब यूनिट, और छोटा सब यूनिट ए वाला सब यूनिट होता है वो डिफ्यूज कर जाएगा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कॉज करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है C2। C2 का जो C2A है वो लार्ज होता है, जनरली बाकी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका A फ्रैगमेंट स्मॉल होता है और B वाला लार्ज होता है, मगर C2 का CA वाला लार्ज है, B वाला स्मॉल है, ठीक है। तो यही सिर्फ फर्क है, इसलिए ये C2A इंस्टेड ऑफ C2B अटैच होता है मेम्ब्रेन के साथ। उसके बारे में भी डिटेल में हम देखते हैं अगले पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, तीनों प्रकार का कॉम्प्लीमेंट हम यहां पर देखेंगे। एक तो है क्लासिकल पाथवे, सेकंड है लेक्टिन पाथवे, थर्ड है अल्टरनेटिव पाथवे। ओके, सो ये तीनों अलग अलग पाथवे होता है, मगर याद रखना एक चीज, ये तीनों पाथवे ही इंपॉर्टेंट है और तीनों पाथवे अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होता है, अलग अलग जगह पे एक्टिवेट होता है। कलर हम चेंज कर लेते हैं यहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट होगा जब शरीर के अंदर इनेट इम्यूनिटी की ह्यूमरल डिफेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये अल्टरनेटिव पाथवे, क्योंकि ये सबसे पहले, ये फर्स्ट टू ट्रिगर, ये सबसे पहले ट्रिगर होता है। तो अल्टरनेटिव पाथवे जो है सबसे पहले ट्रिगर होता है, उसके बाद ट्रिगर होता है लेक्टिन पाथवे, और आखिर में ट्रिगर होता है, लास्टली ट्रिगर होता है क्लासिकल पाथवे। ये चीज हमेशा याद रखना। इसीलिए क्लासिकल पाथवे बहुत कॉमन है, ओल्ड पाथवे, मगर सबसे पहले अल्टरनेटिव पाथवे, उसके बाद लेक्टिन पाथवे और आखिर में क्लासिकल पाथवे ट्रिगर होता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव पाथवे। मैंने बताया पहले कि अल्टरनेटिव पाथवे का प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अल्टरनेटिव पाथवे सबसे पहले एक्टिवेट होता है, उसके बाद लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे, उसके बाद क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। ओके, तो ऑल्सो नोन एज द प्रोपर्डीन पाथवे, प्रोपर्डीन पाथवे भी बोलते हैं। यहां पर C1 इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वैसे इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां पर एक दूसरा फैक्टर यूज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है, पता है, मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और अल्टरनेटिव पाथवे इनेट इम्यूनिटी का पाथवे, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट पाथवे का अल्टरनेटिव पाथवे सबसे पहले एक्ट करता है क्योंकि वो इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। और ये C1, C4, C2 ये सारे चीजों को बाईपास कर देता है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है क्लासिकल पाथवे का, उस सारे कंपोनेंट्स को, C1 हो गया, C2 हो गया, C4 हो गया, सबको बाईपास कर देता है। और इसे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग की जरूरत ही नहीं होता है क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। एंटीजन एंटीबॉडी कहां से आएगा, क्योंकि एंटीजन मतलब ये हर वक्त एक्टिव होना चाहिए, एंटीबॉडी तो नहीं होगा, जो भी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी उससे ही काम चलाना पड़ेगा। और डज नॉट वेट फॉर एंटीबॉडी टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, चाहिए ही नहीं एंटीबॉडी को। ओके, और यूजुअली एक्टिवेटेड बाय द प्रोडक्ट्स लाइक एंडोटॉक्सिन, जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आएगा, LPS लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर जो एंडोटॉक्सिन है, अगर वो एंडोटॉक्सिन आ गया शरीर के अंदर तब ये पाथवे जो एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी बैक्टीरिया, वायरल कंपोनेंट्स बाहर से अंदर आए, नॉन सेल्फ मटेरियल अंदर आए, तो इनेट इम्यूनिटी जैसे हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करता है, ये भी, ये अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और सिस्टम भी हमें प्रोटेक्ट करेगा। अदर एक्टिवेटर क्या है, कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग IgA, some virus infected cells like Epstein-Barr virus infected cell, many gram-negative and gram-positive organism, parasite like trypanosomes, leishmania, ये सब एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें जो इस कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, इस सिस्टम को, अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो देखो फिर से वही इमेज यहां पर है हमारा, ठीक है। ये बात तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देखेंगे अल्टरनेटिव पाथवे मतलब ये वाला, ये पाथवे देख लेंगे हम, उसके साथ साथ डिटेल में यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, C1 नहीं चाहिए, C2 नहीं चाहिए, C4 नहीं चाहिए। तो कैसे अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है, चलिए देखते हैं। तो बात तो ये होता है, अगेन C3 को हमें एक्टिवेट करना है, C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होना है। तो C3 को एक्टिवेट करने के लिए C3 ब्रेक हो जाएगा C3 और C3b में, राइट। कैसे होता है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोबियल सरफेस, माइक्रोब के सरफेस का जो कंपोनेंट है वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर हो, बाहर से आया हुआ माइक्रोब्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, बैक्टीरिया की या फिर वायरस की, वही जाके C3 को एक्टिवेट करेगा। ऐसे ही C3 एक्टिवेट होगा। C3 एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो जाके बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होकर एक्टिवेट हो सकता है। मगर क्लासिकल पाथ में हमने देखा C3 को एक्टिवेट करने के लिए, C1 और C2A वो सब का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। तो C3 जब एक्टिवेट हो गया, यहां पर C3b हो गया जो एक्टिवेटेड फॉर्म, तब जाके C3b को फर्दर एसोसिएट होना है एक और कंपोनेंट के साथ ताकि वो C5 को एक्टिवेट कर पाए, और C5 को एक्टिवेट किए बिना हम कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं कर सकते। तो अभी क्या होगा, फैक्टर बी
को एक्टिवेट करना होता है, जो फैक्टर बी C3b के साथ मिलकर C5 को एक्टिवेट करेगा। मगर फैक्टर बी भी इनएक्टिव रहता है, उसको कौन एक्टिवेट करता है? फैक्टर डी। फैक्टर डी फैक्टर बी को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद फैक्टर बी बन जाएगा फैक्टर कैपिटल बी, और जब उसको तोड़ देंगे हम तो हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, तो एक स्मॉल लार्ज सब यूनिट ऑफ फैक्टर बी हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अभी क्या होगा? C3b तो था ही, अभी फैक्टर डी ने फैक्टर बी को एक्टिवेट कर दिया, तो C3b प्लस BB ये बन गया हमारा C3 कन्वर्टेज। अब ये C3 कन्वर्टेज क्या करेगा? C3 को एक्टिवेट करेगा। देखो कैसे, यहीं से हम देख रहे हैं C3 को C3b में कन्वर्ट करेगा। अब C3b फिर से, तो मतलब C3 को खुद को एक्टिवेट कर। पहले बार C3 को एक्टिवेट किया था माइक्रोब्स के सरफेस का कंपोनेंट है यहां पर। उसके बाद दूसरी बार C3 को एक्टिवेट कौन कर रहा है? C3 कन्वर्टेज, जो कि बन रहा है C3b BB से। तो अभी क्या हो जाएगा? C3b BB C3b, तो ये बन गया C5 कन्वर्टेज। C3b BB C3b बन गया C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 को कन्वर्ट करेगा C5a और C5b में। अब ये C5b C6 7 8 एक साथ मिलेगा और C9 को यूज करके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वही मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, पोर, होल, वहीं से बैक्टीरिया का डेथ। अगर समझ में नहीं आया तो इस जगह को रिपीटेडली देखो, स्टार्ट से एंड तक समझ आ जाएगा। 2 बार C3 एक्टिवेट हो रहा है। पहले तो एक्टिवेट हुआ माइक्रोबियल कंपोनेंट सरफेस की कंपोनेंट से, दूसरी बार एक्टिवेट हुआ जब फैक्टर डी फैक्टर बी को एक्टिवेट करता है, फैक्टर बी के साथ C3b मिलकर C3 को एक्टिवेट करता है 2 बार। तो यहां पर देख लो, यहां पर अल्टरनेटिव पाथवे दिया हुआ है, फिर भी C3b BB ये आ गया। अब C3b BB 3b ये सब मिलकर फिर से क्या हो गया? एक ही बात। तो ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, लाइसिस, ओनली इन्फ्लेमेशन। जो ए कंपोनेंट से वो इन्फ्लेमेशन काज करेगा, जो बी कंपोनेंट से वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ऑप्सोनाइजेशन भी बी कंपोनेंट से कॉज करेगा। दैट्स इट। ये हो गया अल्टरनेटिव पाथवे का मैकेनिज्म, और ये है कंपोनेंट्स ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, उसका फंक्शन। क्या क्या कंपोनेंट्स यहां पर है, उसका फंक्शन अल्टरनेटिव पाथवे में कहां से आता है, इसके डिटेल्स याद रख सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और इस सीरीज के हर एक वीडियो को डिटेल में समझे। अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में जानना है, इम्यूनोलॉजी की सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है। थैंक यू, बाय।